Let's Mike News at 5. नमस्कार, लेट्स माइक में आप सुन रहे हैं न्यूज एट 5। बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर से, फिर जानेंगे देश, दुनिया और आपके अपने राज्यों तक की बड़ी अपडेट्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 42वीं बार दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चेतावनी दी थी कि अगर लड़ाई नहीं रुकी तो अमेरिका भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाएगा। इसी चेतावनी के कुछ घंटों बाद दोनों देशों ने तनाव कम किया। ट्रंप ने यह भी दोहराया कि भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान 7 से ज्यादा लड़ाकू विमान गिराए गए थे। दरअसल एक जर्मन अखबार ने कहा था कि मोदी ने ट्रंप का फोन नहीं उठाया था। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि उनकी मोदी से बात हुई थी। इसी बीच 27 अगस्त से भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लागू हो गया है, जिससे भारतीय निर्यातकों की चिंता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतने ऊंचे टैरिफ से भारत का अमेरिका को होने वाला $86 अरब का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हो सकता है और जीडीपी पर भी नकारात्मक असर पड़ेगा। भारत ने साफ कहा है कि रूस से तेल खरीदना उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है और अमेरिका और यूरोप खुद भी रूस से व्यापार करते हैं। ऐसे में भारत को निशाना बनाना अनुचित है। Just like India and Pakistan, we're going to end up in a nuclear war if I didn't stop them. You know, it's sort of strange. I saw they were fighting. Then I saw 7 jets were shot down. I said, that's not good. That's a lot of jets, you know. $150 million planes were shot down. A lot of them. 7, maybe more than that. They didn't even report the real number. And I'm talking to a very terrific man, Modi of India. And I say, what's going on with you in Pakistan? Then I'm talking to Pakistan on trade. I said, what's going on with you in India? And the hatred was tremendous. Now, this has been going on for a hell of a long time, like sometimes with different names for hundreds of years. But I said, what's going on? I said, I don't want to make a trade deal. No, we want to make trade deal. I said, no, I don't want to make a trade deal with you. You're going to have a nuclear war. You guys are going to end up in a nuclear war. And that was very important to them. I said, call me back tomorrow, but we're not going to do any deals with you, or we're going to put tariffs on you that are so high. You were there, Howard, right? Yeah. You're going to put tariffs on you that was so high, I don't give a damn. Your head's going to spin. You're not going to end up in a war. Within about 5 hours, it was done. It was done. Now, maybe it starts again. I don't know. I don't think so, but I'll stop it if it does. इधर ट्रंप टैरिफ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और एक्स पर कहा कि आपके प्रिय मित्र, अब की बार ट्रंप सरकार ने आज से भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया। इस टैरिफ के पहले झटके के रूप में अकेले 10 क्षेत्रों में हमें अनुमानित 2,17,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। हमारे किसान, खासकर कपास उत्पादक किसान, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। आपने कहा था कि आप उनकी रक्षा के लिए कोई भी व्यक्तिगत कीमत चुकाने को तैयार हैं, लेकिन आपने इस झटके को कम करने और उनकी आजीविका की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया। इधर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने ट्रंप टैरिफ पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से हिंदुस्तान की बागडोर संभाली है, तब से वे देश को विकसित बनाने का विजन लेकर चल रहे हैं। हमारा देश आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर इस टैरिफ का हमारा देश सामना करेगा। मेक इन इंडिया के तहत भी हम स्वदेशी चीजों को अपना रहे हैं। इस स्थिति का हम मिलकर सामना करेंगे। में किस तरह इसका सामना होगा? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से बागडोर हिंदुस्तान की उन्होंने संभाली, जब से ही इस देश का जो विजन लेके चले हैं विकसित भारत का, और आज हमारा भारत देश आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ रहा है। और जो टैरिफ लगाई है, निश्चित रूप से हमारा भारत इसका सामना करेगा और हमारा देश आत्मनिर्भर तो है ये, साथ ही साथ मेक इन इंडिया, हमारे स्वदेशी चीज़ें हम अपना रहे हैं और इसका सामना करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम एकजुट होकर इसका सामना करेंगे। बढ़ते हैं आगे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश में गुजरात मॉडल चोरी का मॉडल है। उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी के आरोप लगाए और कहा कि देश में वोटों की चोरी की जा रही है और ये कि यात्रा में खुद लोग जुड़ रहे हैं। सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर बड़े आरोप लगाए। वोट चोरी की जा रही है। आप देखिए, कुछ समय पहले अमित शाह ने कहा कि बीजेपी 40-50 साल अब राज करेगी। याद है आपको? अब राजनीति में कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, मगर अमित शाह को 40 साल की राजनीति मालूम। कैसे? राहुल गांधी ने दरभंगा से अपनी यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान वे प्रियंका गांधी के साथ बुलेट से भी चले। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन भी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए और कहा कि वोटर्स को लिस्ट से हटाना आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। बीजेपी ने चुनाव आयोग को कठपुतली बना दिया है। देश में आज गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। महाराष्ट्र में तो हर गली मोहल्ला गणपति बप्पा की भव्य झांकियों और पंडालों से सजा है। सूरत में एक ज्वेलर ने सोने की सबसे छोटी 1 इंच की गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां बनाई हैं। मुंबई के लालबागचा राजा से लेकर पुणे के दगडू शेठ हलवाई गणपति तक लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुबह की आरती हुई। दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और देश के अन्य राज्यों में भी गणेश मंदिरों में विशेष आरती, श्रृंगार और झांकियों का आयोजन किया जा रहा है। इस साल महाराष्ट्र सरकार ने गणेशोत्सव को आधिकारिक रूप से महाराष्ट्र राज्य महोत्सव घोषित किया है। जम्मू के कटरा स्थित वैष्णो देवी धाम के ट्रैक पर अर्धकुमारी मंदिर से कुछ दूर लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 32 हो गया है। प्रशासन का कहना है कि 23 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और कई लापता हैं। मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। फिलहाल इस इलाके में भारी बारिश की वजह से वैष्णो देवी यात्रा स्थगित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें नदियों के किनारे अवैध रूप से रह रहे लोगों के लिए कदम उठाने होंगे। अब जब हमें मौसम के बारे में पता था तो क्या हम और इकदाम नहीं उठा सकते थे कि उन कीमती जानों को हम बचाएं। ये मौसम के खराब होने का जो खबर जो हमें वार्निंग दी गई थी, ये कुछ दिन पहले हमें आई थी। तो अब वो लोग ट्रैक पे क्यों थे, उनको रोका क्यों नहीं गया, सेफ स्पेस पे उनको रखा क्यों नहीं गया, इस पे हमें बाद में बात करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो हमें इस बात का अफसोस है कि लगभग 29 या 30 लोग जो हैं अपनी कीमती जानें खो गए। बाकी डिस्ट्रिक्टों में क्या हालात है? कुछ जिलों में हालत मेजर तो हमें लेने होंगे, खासकर वो लोग जो गैर कानूनी तौर सैलाब के इन इलाकों में रहते हैं, उन्हें नए सिरे से कहीं बसाना होगा। बार बार हम उनके मकान उन्हीं जगहों पर नहीं बना सकते जहां पे फिर जब पानी आ जाता है तो उनके मकान बह जाते हैं। कहीं ना कहीं हमें अकल का इस्तेमाल करना होगा, इनको कहीं और बसाना होगा। यहाँ दरिया के किनारे बार बार सैलाब आता है और इनके मकान जो है तहस नहस हो जाते हैं।
राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने भूस्खलन की वजह से गई जानों पर दुख जताया है। उन्होंने पीड़ित परिवारों संग संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रशासन सभी प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। देश के ज्यादातर हिस्सों में मानसून ने इस बार तबाही का नया रिकॉर्ड बना दिया है। उत्तर से दक्षिण तक, पहाड़ों से मैदानों तक हर जगह बारिश ने जनजीवन को पटरी से उतार दिया है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। तमाम राज्यों में नदियां, नाले उफान पर होने से कई जगह लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। आने वाले दिनों में हालात और गंभीर हो सकते हैं। जम्मू जिले में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ और जलभराव की स्थिति बनी हुई है। रामबन डीसी मोहम्मद अलियास खान ने बताया कि पिछले 2 दिन से क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है, जिससे चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे चिनाब के आसपास नहीं जाएं। जैसा कि आपको पता है कि 2 दिनों से भारी बारिश जो हो रही है, उससे चिनाब में पानी का जो लेवल है डेंजर मार्क से ऊपर चल रहा था। आल्दो अब थोड़ा सा रिसीड हुआ है, तो हम लोगों से ये अपील करते हैं कि चिनाब के आसपास बिल्कुल न जाएं। जो हालांकि जो लो लाइंग एरियाज थे वहाँ से हमने इवैक्यूएशन करके सेफर प्लेसेस पे लोगों को शिफ्ट भी किया है, बट अभी भी हम यही कहेंगे कि पानी के नज़दीक जो लोकल जो छोटे नाले हैं उनके आसपास भी नहीं जाएं। लोगों से अपील है। हाईवे का हम जायजा ले रहे हैं, तो अब देखेंगे थ्रू करके अगर यहाँ कुछ लैंडस्लाइड्स और शूटिंग स्टोन्स वगैरह चल रहे हैं यहाँ, तो जब लैंडस्लाइड क्लियर हो जाएंगी तो हाईवे का फिर उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा। अभी हम लोगों से यही अपील करेंगे कि अभी जब तक ना ट्रैफिक की तरफ से क्लियरेंस मिल जाए तब तक आप अपना जो हाईवे पे आने से परहेज करें। बाकी नदी नालों के आसपास बिल्कुल नहीं जाएं, एहतियात बरतें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जब हम आगे की ओर देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन हमारा संकल्प और साहस उससे भी बड़ा है। दुनिया हमें सिर्फ हमारी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति हमारे समर्पण के लिए भी सम्मान देती है। रक्षा मंत्री ने यह बात महू में आयोजित रण संवाद 2025 के दूसरे दिन कही। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी युद्ध चाहने वाला देश नहीं रहा। At the very outset, let me emphasize that India has never been a nation that seeks war. We have never initiated aggression against anyone. However, the present geopolitical reality is quite different. Even though we do not harbor any aggressive intent, if someone challenges us, it becomes imperative that we respond with strength. To do so, we must continuously enhance our defense preparedness. This is why training, technological advancement, and a sustained dialogue with partners are of utmost importance for us. सुप्रीम कोर्ट की जज बीवी नागरत्ना ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने की कॉलेजियम की सिफारिश पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि यह नियुक्ति न्यायपालिका के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। जस्टिस पंचोली अगर सुप्रीम कोर्ट में जज बनते हैं तो वे अक्टूबर 2031 में सीजेआई बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जस्टिस नागरत्ना ने मई में ही इस प्रस्ताव पर असहमति जताई थी। तब पहली बार जस्टिस पंचोली का नाम सामने आया था। बाद में जस्टिस एनवी अंजारिया को जस्टिस पंचोली से पहले सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया था। 3 महीने बाद जब फिर से जस्टिस पंचोली का नाम सामने आया तो जस्टिस नागरत्ना ने औपचारिक रूप से असहमति दर्ज की। केंद्र सरकार ने हाल ही संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया है। इस विधेयक के तहत प्रस्ताव है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक जेल में रहता है तो उसे पद से हटाया जा सकेगा। वर्तमान में देश की राजनीति पर अपराध के साए को लेकर गंभीर आंकड़े सामने आए हैं। चुनाव सुधार पर काम करने वाले एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 45% विधायक और 46% सांसदों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं।
इनमें से 29% विधायक गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं। राज्यों की स्थिति पर नजर डालें तो आंध्र प्रदेश उन विधायकों की संख्या के लिहाज से सबसे आगे है जिन पर आपराधिक केस दर्ज हैं। इसके बाद केरल, तेलंगाना और बिहार का स्थान आता है। वहीं महिलाओं से जुड़े अपराधों के मामले में सबसे अधिक विधायक पश्चिम बंगाल से हैं, जबकि दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।